तो सबसे पहले जो मैं टिप्स है, टिप्स नंबर 1 मैं बात करने वाला हूँ उसका वो है उत्तर क्रमांक। जनरली हम लोग फास्ट लिखते हैं, हम लोग उत्तर क्रमांक कैसे लेते हैं इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए इसमें उत्तर क्रमांक को कैसे लिखा गया है मतलब एक-एक जो वर्ड है, एक-एक जो आंसर है उसके लिए हर क्रमांक में क्लियरली लिखा गया है उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3। तो ऐसे ही आपको हर एक चाहे वो सही विकल्प हो, चाहे वो आपके 3 नंबर का प्रश्न हो, उसमें आपको पूरी तरीके से आपको उत्तर क्रमांक लिखना है ना? तो सबसे पहली बात मैंने क्लियर कर दिया कि आपको उत्तर क्रमांक लिखना है और हाँ, उसको ब्रैकेट बना के लिखेंगे ताकि वो स्पष्ट दिखे। पीछे को ज़्यादा देखने के लिए वो मत करना पड़े। सीक्वेंस में लिखें। 1 के बाद 5 नहीं, 5 के बाद 9 नहीं ऐसा। तो लाइन से लिखिए, ठीक है? और उसके टिप्स के लिए मैं जैसे बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप कभी भी कोई पॉइंट लिखते हैं ना, जैसे मैंने पॉइंट वाइज़ लिखने पे ज़्यादा फ़ोकस किया है आपको, ठीक है? तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि ये देखिए सरकार द्वारा संचालन, ये नॉर्मली मैंने लिख दिया। बट आपको ट्राई करना है कि उसके नीचे आप डबल अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? हर पॉइंट देखिए मैंने हर पॉइंट पे लिखा है इसमें डबल अंडरलाइन किया है। ऐसा इससे क्या होता है, इससे क्लियरली वो दिखता है। साथ-साथ वो नंबर 1, 2, 3 तीनों भी दिखता है और जो पॉइंट है वो भी दिखता है, ठीक है? इससे हाइलाइट होता है। फिर वो जैसे मेन पॉइंट पढ़ता है जिसको वो चाहिए उसको आंसर में वो मिल जाता है, फिर वो तो चेक नहीं करता। देखिए वो डायरेक्ट टीचर डायरेक्ट टिक करता है, ठीक है? और ये बहुत ही मतलब इससे नंबर स्कोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आप लोग का, ठीक है? अब देखिए ये एक आंसर शीट है, ये मेरी आंसर शीट है जब मैं अर्धवार्षिक में मेरा आंसर शीट था, है ना? उस टाइम उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता, है ना? जैसे कि इसमें एक मैं अपनी खुद की गलती बता देता हूँ, है ना? कि देखिए मैं पेज के लास्ट तक लिख रहा हूँ ये अल्पकालीन नियोजन देखिए वित्तीय नियोजन, है ना? यहाँ-यहाँ तक लिख रहा हूँ मैं, इतना आपको लास्ट तक नहीं लिखना है, ठीक है? एक सेट मार्जिन कर लीजिए, है ना? आपका पैराग्राफ सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि ये ऐसे है ना मतलब ये लिखा है नियोजन के बाद जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ लिखना चालू किया है, फिर मैं यहाँ लिखना चालू कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये ऐसा मत कीजिए, है ना? चाहे तो आप इस लाइन से सीक्वेंस में बनाइए, ठीक है? सीक्वेंस में लिखना और इंडियन में लिखना से क्या है कि टीचर को अच्छा लगता है मतलब पेज सुव्यवस्थित लगता है, ठीक है? अंतर वाले में भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अंतर वाले में नॉर्मल ऐसा नहीं कि एक इधर लिख दी, ये लिख दिया और उधर लिख दिया। मतलब पहले आपको अंतर का आधार लिखना है। अंतर का आधार लिखने से ऐसा रहता है कि उससे कहीं न कहीं आंसर आप और इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो उससे जो आंसर की जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है? ये देखिए आंसर शीट ऐसा रहता है ना? रही बात ये हम लोग नॉर्मल आंसर शीट है, हम लोग इसको डेली हम लोग मतलब जो भी अर्धवार्षिक तक है, प्री बोर्ड तक है, हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है? पर जैसे कि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड में हम लोग कौन-सी यूज़ करते हैं बोर्ड में आपको ये वाला आंसर शीट मिलता है। बोर्ड के आंसर शीट में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बोर्ड का जो आंसर शीट रहता है, उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रहती है और उसमें लाइन डब्बे बहुत बड़े रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग एकदम वर्ड को एकदम फैला-फैला के मत लिखेंगे। मतलब एक नियर स्पेस बना के ही लिखेंगे, है ना? ताकि वो एकदम वो मत लगे, ठीक है? अभी आप लोग के जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको ये कॉपी दी जाएगी, तो उसमें आप लोग को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? और तो बस यही है इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका मतलब जो आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है? ये सब छोटी-छोटी बातें रहती हैं जो एक आंसर शीट को अलग नॉर्मल आंसर शीट से अलग बनाती है ना? तो ये सब आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? और हाँ, जब आपका पेज यूज़ हो जाए तो उसके पेज में ऐसे काट देंगे, ऐसा जब बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेज खाली रहेंगे उसको आप ऐसे ही कट कर देंगे, ठीक है? देखिए इसको 100 में 100 मिला है ना? आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे, आपको भी पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो ध्यान में रखना है वो है कि आपको आउटलाइन और फ्लो चार्ट बनाना है ना? देखिए ये सुनने में भले वो लगता है क्या है कैसा है अगर बट इससे क्या है कि आपको जो सामने जो चेक करने वाला टीचर है उसको पहले ही पता चल जाता है कि आपको कितना पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि प्रबंध की क्या क्या विशेषता है, ठीक है? ये जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं पता ब्लूप्रिंट चेंज होने के बाद ये कितने नंबर का आएगा। तो जैसे कि 5 विशेषताएं हैं, जैसे कि तो हमने उसके 5 विशेषताओं को ऐसे ही लिखा। बस सार्वभौमिक कला गतिशील भी ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखे है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। फिर उसको बस ऐसे एक मतलब स्क्वायर फॉर्म में डाल के उसको बस ऐसे बस हाईलाइट करना है बस। तो इतना भी करने से सामने वाले को लगता है कि बच्चे को पूरा पता है ना? तो जिससे आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है, लेंथ भी बढ़ जाती है और सामने वालों को भी अच्छा लगता है ना? तो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आते हैं, है ना, इन टॉपिक वो है वर्ड लिमिट, ठीक है? वर्ड लिमिट ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है? आपकी क्लियरली लिखा रहता है उसके प्रश्न पत्र में लिखा होता है ना? मैं आपको बता देता हूँ कि 3 नंबर के प्रश्न में आपको 50 शब्द ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, है ना? जैसे कि 3 नंबर का प्रश्न है ये उत्तर क्रमांक 3 ये देखिए सामाजिक से चालू है और ये यहाँ तक, है ना? यहाँ तक मतलब बस इतना ही बस उत्तर क्रमांक 3 दे सकते हैं। उत्तर क्रमांक 4 में भी ऐसी है, इतना ही हो गया। हाँ, है ना? उत्तर क्रमांक 5 में ऐसा है मतलब ये है, ठीक है? ये 10वीं वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप 50 शब्द लिखिए बट मैं 12वीं वाले जो हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पॉइंट वाइज़ लिखिए क्योंकि 12वीं में क्या है कि कहीं न कहीं आप लोग की
जो शब्द सीमा है वो बढ़ जाती है, तो आपको 3 पॉइंट लिखेंगे मिनिमम तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, है ना? ठीक इसी प्रकार जब हम 4 नंबर की बात करते हैं, तो हमको उसमें भी मतलब थोड़ा-सा उसमें लेंथ थोड़ा और बढ़ाना पड़ता है, मतलब 4 पॉइंट लिखिए। 6 नंबर का है, तो आप उसमें 6 पॉइंट लिखिए। क्योंकि पॉइंट वाइज़ लिखने ज़्यादा ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि टीचर फटाफट 6 पॉइंट देख लिया, उसके बाद आगे बढ़ जाता है वो, और ज़्यादा रुकता नहीं है वो, ठीक है? अगर आप पैराग्राफ बना के लिखते हैं, तो कहीं न कहीं उसको लगता है कि यार ये फेंक रहा है, इसको तो पता नहीं है ना? कुछ भी कहानियाँ जैसे कि इसने है ना मतलब कुछ भी बना के लिख रहा है ऐसा लगता है तो उसको समझ नहीं आता, ठीक है। फिर जो और नेक्स्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि आपको हर पेज के नीचे है ना आपको ना वो लिखना चाहिए, पीटीओ लिखना चाहिए। पीटीओ मतलब क्या होता है पूछेंगे आप? पीटीओ मतलब होता है पेज इज टर्न ओवर, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि कई बार हम लोग लिखते समय दूसरा पेज रहता है जिससे कि इतना गैप छूट जाता है, ठीक है। भले इसने लिखा नहीं है ना, पर इस पास आपको क्या करना है, इस पास आपको लिखना है, पीटीओ लिखना है, ठीक है। पीटीओ लिखने से क्या होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि इसके आगे और पेज है ना, जिस वो ऐसी हड़बड़ी में रहता है, अगर वो गलती से एक मतलब छोड़ दिया आप है ना चेक करना, तो उसमें अगर पीटीओ लिखा रहेगा तो देखेगा तो वो पढ़ना पलटेगा, ठीक है। फिर इससे क्या रहेगा, आप जो लिखे रहोगे भले आप पेज छोड़ के नीचे लिखे हो, दूसरे पेज से लिखे हो, तो वो जरूर चेक करेगा। अगर नहीं लिखोगे तो कभी कभी ये हो सकता है कि वो